Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. Students, चलिए तैयार हो जाइए Science 2 के Chapter 17 Introduction to Biotechnology के Part 5 के लिए। पिछले पार्ट्स में हमने इस अमेजिंग फील्ड के फंडामेंटल्स को समझा था। आज हम और डीप डाइव करेंगे। और हाँ, याद रखिएगा, हम टेक्स्ट बुक की एक-एक लाइन को, हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे ताकि कुछ भी मिस ना हो और एग्जाम में आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकें। जरा सोचिए, सुबह सुबह आपने जो दूध पिया या ब्रेकफास्ट में जो अंडा खाया या फिर मम्मी की वो शानदार सिल्क की साड़ी जो उन्होंने फंक्शन में पहनी थी, ये सारी चीजें हम तक आती कहाँ से हैं? क्या सिर्फ खेती से? नहीं, इसके पीछे है साइंस की पावर और खास करके बायोटेक्नोलॉजी की। तो चलिए आज हम खेती से जुड़े कुछ ऐसे बिजनेसेस को समझेंगे जिनको साइंस ने पूरी तरह बदल दिया है। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है एग्रो कॉम्प्लीमेंट्री ऑक्यूपेशंस। बच्चों, ये नाम सुनकर बिल्कुल घबराना नहीं है। चलो इसको तोड़ते हैं। एग्रो का मतलब होता है एग्रीकल्चर यानी खेती, सिंपल, और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है साथ में जुड़कर पूरा करने वाला। अब सोचो, अगर एक किसान सिर्फ अपनी फसल पर निर्भर है और किसी साल बारिश ठीक से नहीं हुई तो उसकी तो सारी इनकम चली जाएगी। इसीलिए किसान भाई खेती के साथ साथ कुछ और बिजनेसेस भी करते हैं, जैसे पशुपालन या मुर्गी पालन, ताकि उनकी इनकम बनी रहे। यही होते हैं एग्रो कॉम्प्लीमेंट्री ऑक्यूपेशंस। और इसकी शुरुआत हम करेंगे सबसे कॉमन एग्जाम्पल से, एनिमल हस्बेंड्री। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं एनिमल हस्बेंड्री से। इसे हम आम भाषा में पशुपालन कहते हैं। इंडिया में ये किसानों के लिए सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि उनकी लाइफलाइन है। आपकी टेक्स्ट बुक कहती है कि इसके दो मेन पर्पसेस हैं। पहला, मिल्क प्रोडक्शन यानी दूध हासिल करने के लिए, और दूसरा, फार्म लेबर यानी खेती के काम में उनसे मदद लेने के लिए। बच्चों, इस लाइन पर एक स्टार मार्क लगा लो। एग्जाम में ये 1 मार्क का सीधा साधा क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द 2 मेन पर्पसेस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन इंडिया? देखिए, आपकी टेक्स्ट बुक आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम दे रही है। वो चाहती है कि आप एक साइंटिस्ट की तरह सोचें। सोचो, आप एक मॉडर्न काउ शेड यानी गौशाला में गए हों। आप वहाँ क्या क्या नोट करोगे? पहले तो वहाँ कितनी गायें हैं, फिर क्या सब एक जैसी दिखती हैं या अलग अलग वैरायटी की हैं? वहाँ दूध कितना निकलता है, और सबसे जरूरी, वहाँ साफ सफाई का अरेंजमेंट कैसा है, जानवरों की हेल्थ का ख्याल कैसे रखा जा रहा है। ये एक्टिविटी इसलिए दी गई है ताकि जब हम आगे प्रॉपर केयर के बारे में पढ़ें तो आपके दिमाग में एक रियल पिक्चर पहले से ही बनी हो। अब इस स्लाइड पर आइए। ये उन्हीं 2 मेन पर्पसेस को डिटेल में दिखा रही है। एक तरफ है मिल्क प्रोडक्शन, जिसके लिए हम हाई यील्डिंग काउज और बफेलोज यानी ज्यादा दूध देने वाली गाय भैंस पालते हैं, और दूसरी तरफ है फार्मिंग ऑपरेशंस। आज भी इंडिया के कई गांव में जहां ट्रैक्टर अफोर्ड करना मुश्किल है, वहां बुल्स यानी बैल खेत जोतने यानी प्लाउइंग के लिए यूज होते हैं। तो देखा, कैटल हमें फूड भी दे रहा है और हमारे काम में हमारी मेहनत भी बचा रहा है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर, कैटल की अलग अलग वैरायटीज। देखिए, एक तरफ है हमारी लोकल इंडियन वैरायटीज यानी देसी नस्ल, जैसे कि साहिवाल, सिंधी, गिर। ये सुपर स्ट्रांग होती हैं। ये इंडिया के मौसम को आराम से झेल लेती हैं और कम बीमार पड़ती हैं। इनका इम्यूनिटी सिस्टम यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत बहुत जबरदस्त होती है। दूसरी तरफ है एक्सोटिक वैरायटीज यानी विदेशी नस्ल, जैसे कि जर्सी या ब्राउन स्विस। इन्हें आप मिल्क मशीन समझ लीजिए, क्योंकि ये दूध बहुत ज्यादा देती हैं, लेकिन इनको इंडिया की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। तो साइंटिस्ट ने क्या किया? उन्होंने यूज किया बायोटेक्नोलॉजी का जादू। इन दोनों को क्रॉस ब्रीड करवाया और एक ऐसी हाइब्रिड गाय बनाई जो दूध भी ज्यादा दे और बीमार भी कम पड़े। हो गया ना विन विन सिचुएशन। ये लाइन बच्चों आपकी टेक्स्ट बुक की सबसे इंपॉर्टेंट लाइंस में से एक है। प्रॉपर केयर इज नेसेसरी फॉर अ क्लीन एंड हाई यील्ड ऑफ मिल्क। एग्जाम में इस पे गिव रीजन का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसका रीजन क्या लिखोगे? ध्यान से सुनो। अगर एक गाय स्ट्रेस्ड है, गंदी जगह पर बंधी है, उसको आराम नहीं मिल रहा, तो उसकी बॉडी की एनर्जी मिल्क बनाने के बजाय बीमारी से लड़ने में वेस्ट हो जाएगी। इसका रिजल्ट क्या होगा? दूध कम मिलेगा और जो मिलेगा उसमें भी हार्मफुल बैक्टीरिया हो सकते हैं। इसलिए अ हैप्पी एंड हेल्दी काउ इक्वल्स अ हाई एंड क्लीन मिल्क यील्ड। कितना सिंपल है। तो अगर एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेन द स्टेप्स फॉर प्रॉपर केयर ऑफ कैटल, तो आपको यही 3 पॉइंट्स लिखने हैं। पॉइंट नंबर 1, बैलेंस्ड डाइट। इसका मतलब उन्हें सिर्फ घास नहीं देनी है, उनके खाने में फाइबर रिच फूड, अच्छा चारा और जरूरी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। और हाँ, साफ पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 2, क्लीन शेल्टर।
एक बात बताओ, क्या आप किसी गंदी जगह पर रहना पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही उनका जो कैटल शेड है वो साफ, सूखा और हवादार यानी वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, वैक्सीनेशन। जैसे हम सबको बचपन में टीके लगते हैं ताकि हम बीमारियों से बचे रहें, वैसे ही पशुओं को भी रेगुलर वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण जरूरी है। ये 3 पॉइंट्स लिख दिए तो फुल 3 मार्क्स आपके। इस स्लाइड को जरा गौर से देखिए। लेफ्ट साइड में आपको एकदम साफ सुथरा, आरामदायक माहौल दिख रहा है। यहां पशु खुश है, स्ट्रेस फ्री है। इसका नतीजा ज्यादा दूध, अच्छी क्वालिटी वाला दूध, यानी फार्मर को प्रॉफिट। अब राइट वाली इमेज देखिए। गंदगी, कीचड़, ऐसी जगह पर बीमारियां बहुत तेजी से फैलती हैं। यहां पशु बीमार पड़ेगा, दूध कम देगा और उसके इलाज में फार्मर का खर्चा और बढ़ जाएगा, यानी सीधा सीधा लॉस। तो समझे, क्लीनलीनेस सिर्फ सफाई नहीं है, ये फार्मर की इनकम से डायरेक्टली जुड़ी हुई है। अब आते हैं एक जनरल नॉलेज के सुपरस्टार क्वेश्चन पर, जो आपकी बुक में भी दिया गया है। व्हाइट रेवोल्यूशन यानी श्वेत क्रांति क्या है? बच्चों, एक समय था जब इंडिया में दूध की बहुत कमी थी। फिर आए डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया जिसका नाम था ऑपरेशन फ्लड। इस मूवमेंट ने इंडिया के गांव-गांव के दूध वाले किसानों को एक साथ जोड़ा, नई टेक्नोलॉजी लाई और देखते ही देखते इंडिया दूध की कमी से निकलकर दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन गया। ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं, ये इंडिया की एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। तो हमने एनिमल हस्बेंड्री से दूध तो ले लिया, लेकिन हमारी बॉडी को प्रोटीन की भी जरूरत होती है। इसके लिए एक और बहुत बड़ा एग्रो कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस है, पोल्ट्री फार्मिंग यानी कुक्कुट पालन। टेक्स्ट बुक के हिसाब से इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। रेयरिंग ऑफ एग एंड मीट यील्डिंग चिकन्स इज कॉल्ड पोल्ट्री फार्मिंग। सिंपल शब्दों में अंडे और मीट हासिल करने के लिए मुर्गियों को पालने के प्रोसेस को पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल कैटल वाली ही कहानी है। एक तरफ है हमारी देसी इंडियन वैरायटी जैसे कि असील, ये एक फाइटर है, बीमारियों से आसानी से लड़ लेती है। और दूसरी तरफ है एक्सोटिक यानी विदेशी वैरायटी जैसे कि लेगहॉर्न, जो साल में बहुत सारे अंडे देती है। तो साइंटिस्ट ने यहाँ क्या किया? फिर से इस्तेमाल किया बायोटेक्नोलॉजी का मैजिक। इन दोनों को क्रॉस ब्रीड करके एक ऐसी सुपर चिकन वैरायटी तैयार की जो अंडे भी ज्यादा दे और इंडिया के गर्म एनवायरनमेंट में हेल्दी भी रहे। अच्छा, पर ये क्रॉस ब्रीडिंग करते ही क्यों हैं? एग्जामिनर्स का ये फेवरेट 3 मार्क क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिएटिंग हाइब्रिड पोल्ट्री वेराइटीज। चलिए इसको पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव, टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी चिकन्स इन लार्ज नंबर्स। सिंपल सी बात है, इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो अंडे और मीट की डिमांड भी बढ़ रही है। हमें ऐसी मुर्गियां चाहिए जो ज्यादा प्रोडक्टिव हों। दूसरा ऑब्जेक्टिव, टू डेवलप द एबिलिटी टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि विदेशी मुर्गियां यहां की गर्मी से बीमार पड़ जाती हैं, तो उनमें देसी मुर्गी का हीट रेजिस्टेंस वाला जीन डालना जरूरी है। और तीसरा, सबसे स्मार्ट ऑब्जेक्टिव, टू यूज बाई प्रोडक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर एज पोल्ट्री फीड। ये है स्मार्ट इकोनॉमिक्स। खेती से जो वेस्ट निकलता है, जैसे अनाज का छिलका, उसको पोल्ट्री फीड बना दो। इससे वेस्ट भी मैनेज हो गया और मुर्गियों के खाने का खर्चा भी कम हो गया। फार्मर को डबल फायदा। ओके, अब पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर ना 2 अलग अलग टीम्स हैं उनके काम के हिसाब से। एक टीम है लेयर्स, जिनका काम है अंडे देना, और दूसरी टीम है ब्रॉयलर्स, जिन्हें खास तौर पर मीट के लिए पाला जाता है। चलिए अब अगली स्लाइड में इनके बीच का फर्क समझेंगे, जो आपके एग्जाम का एक 100% श्योर शॉट क्वेश्चन है। बच्चों, अपनी पेन उठाओ और इस टेबल पर 5 स्टार लगा लो। ये डिस्टिंग्विश बिटवीन लेयर्स एंड ब्रॉयलर्स 2 मार्क्स के लिए आपके पेपर में आएगा ही आएगा। ये लिख के ले लो। पॉइंट 1, पर्पस। Layers are raised for eggs. Layers अंडे ले करती हैं, इससे याद रखो। Broilers are raised for meat. Point 2, examples. Layers के examples हैं Leghorn, Minora, Ancona. ये अंडे देने वाली मशीन्स हैं। Broilers के examples हैं ब्रह्मा, Long, Cochin. इन्हें ऐसी हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है कि ये कुछ ही हफ्तों में मीट के लिए तैयार हो जाते हैं। बस ये 2 पॉइंट्स और एग्जाम्पल्स लिख देना, आपके 2 मार्क्स कहीं नहीं गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक ऐसे बिजनेस की तरफ जिससे दुनिया का सबसे खूबसूरत और महंगा कपड़ा बनता है, सिल्क। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं सेरीकल्चर यानी रेशम उद्योग। इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है, सिल्क पाने के लिए सिल्कवॉर्म्स को पालना। और इसका जो स्टार प्लेयर है वो है एक छोटा सा कीड़ा जिसका साइंटिफिक नेम है बॉम्बिक्स मोरी। ये नाम MCQs के लिए हाईलाइट कर लो, ये इस चैप्टर का हीरो है। सिल्कवॉर्म से सिल्क कैसे बनता है ये समझने के लिए हमें उसकी लाइफ साइकिल को समझना पड़ेगा। और याद रखो दोस्तों, पार्ट 5 में हम इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर के टेक्स्ट बुक की हर एक लाइन को डिटेल में समझ रहे हैं, बिना कुछ भी स्किप किए। तो इसकी लाइफ साइकिल में 4 मेन स्टेजेस हैं। स्टेज 1 एग यानी अंडा। स्टेज 2 अंडे से निकलता है लार्वा, जिसे हम सिल्कवॉर्म या कैटरपिलर कहते हैं। यही लार्वा सिल्क बनाता है। स्टेज 3
लार्वा अपने आप को एक प्रोटेक्टिव शेल में बंद कर लेता है, उस शेल को कुकून कहते हैं और उसके अंदर की स्टेज को प्यूपा कहते हैं। स्टेज 4, जब प्यूपा पूरी तरह डेवलप हो जाता है तो कुकून से एक खूबसूरत अडल्ट मॉथ बाहर निकलता है। ये 4 स्टेजेस का डायग्राम बनाने के लिए एग्जाम में ज़रूर आएगा। चलो इस डायग्राम को अब स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। देखो, अडल्ट फीमेल मॉथ ने शहतूत यानी मलबेरी लीव्स पर अंडे दिए। इन अंडों से निकला लार्वा। अब इस लार्वा का बस एक ही काम है, दिन रात शहतूत की पत्तियां खाना। ये खा खाकर काफी बड़ा और मोटा हो जाता है। जब ये तैयार हो जाता है तब ये अपने मुंह से एक स्पेशल लिक्विड प्रोटीन निकालता है। जैसे ही ये लिक्विड हवा के कांटेक्ट में आता है, ये एक सॉलिड मजबूत सिल्क के धागे में बदल जाता है। फिर ये लार्वा इस धागे को अपने चारों तरफ लपेटना शुरू करता है और अपने लिए एक सेफ घर बना लेता है, जिसे कहते हैं कुकून। इस कुकून के अंदर अब लार्वा आराम करता है और प्यूपा स्टेज में चला जाता है। जो कमर्शियली यानी जब बिजनेस के लिए सिल्क बनाते हैं तो सेरीकल्चर कैसे होता है? स्टेप 1, एग्स को आर्टिफिशियली इंक्यूबेट करते हैं। क्यों? ताकि सारे अंडों से एक ही टाइम पर लार्वे निकलें और पूरा प्रोसेस सिस्टमैटिक हो। स्टेप 2, लार्वे को मलबेरी लीव्स के ऊपर छोड़ देते हैं। ये उनका बफे है, अनलिमिटेड खाना। स्टेप 3, लार्वा ककून बनाता है। ये हमने अभी समझा। स्टेप 4, ये सबसे क्रूशियल और थोड़ा सरप्राइजिंग स्टेप है। पूपा के एडल्ट बनने से पहले ही सारे ककून्स को उबलते हुए पानी यानी बॉइलिंग वाटर में डाल देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इसका जवाब अगले स्लाइड में छिपा है। स्टेप 5, गर्म पानी से सिल्क का धागा अनवाइंड करना आसान हो जाता है। इस प्रोसेस को रीलिंग कहते हैं। अब आपकी टेक्स्ट बुक आपसे गिव रीजन का सवाल पूछ रही है, जो इस टॉपिक का हार्ट है, इसकी आत्मा है। Why are the cocoons put in boiling water? इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक और कमर्शियल रीजन है। जरा सोचिए, अगर हम उस प्यूपा को जिंदा छोड़ दें तो वो बड़ा होकर मॉथ बनेगा और अपने कुकून को तोड़कर बाहर आएगा। तो उससे क्या प्रॉब्लम है? सिल्क का धागा तो कुकून में है ही ना। प्रॉब्लम क्या है, सोचो। ये देखिए, प्रॉब्लम ये है, जब अडल्ट मॉथ कुकून को फाड़कर बाहर निकलता है तो वो एक सिंगल कंटिन्यूअस धागे को, जो सोचिए लगभग 1 किलोमीटर लंबा हो सकता है, उसको हजारों छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। अब आप ही बताइए, इन छोटे टुकड़ों से क्या बनेगा? कुछ नहीं। उनसे वो स्मूथ शाइनी सिल्क की साड़ी बिल्कुल नहीं बन सकती। सिल्क की असली कीमत उसके लंबे न टूटने वाले धागे में है। टूटा हुआ धागा मतलब बेकार धागा। तो हैज़ प्रॉब्लम का सल्यूशन है बॉइलिंग वाटर। इससे 2 काम एक साथ होते हैं और ये आपके 2 मार्क के गिव रीजन का परफेक्ट आंसर है। रीजन नंबर 1, द प्यूपा डाइज इनसाइड द कुकून। प्यूपा अंदर ही मर जाता है, इसलिए वो बड़ा होकर धागे को तोड़ नहीं पाता। और रीजन नंबर 2, द सिल्क फाइबर्स बिकम लूज। गर्म पानी उस नेचुरल गम को घुला देता है, जिससे सिल्क के धागे आपस में चिपके होते हैं। इससे एक लंबा कंटिन्यूअस अनब्रोकन थ्रेड निकालना बहुत आसान हो जाता है और इससे हमें मिलती है परफेक्ट हाई क्वालिटी सिल्क। तो चलिए 1 मिनट में फटाक से क्विक रिवीजन करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। पहला, एनिमल हस्बेंड्री। हमने जाना कि इंडिया में इसके 2 मेन पर्पस हैं, मिल्क और फार्म वर्क। और अच्छे यील्ड के लिए 3 चीजें जरूरी हैं, बैलेंस डाइट, क्लीन शेल्टर और वैक्सीनेशन। दूसरा, पोल्ट्री फार्मिंग। हमने डिस्टिंग्विश बिटवीन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखा, लेयर्स फॉर एग्स वर्सेस ब्रॉयलर्स फॉर मीट। तीसरा, सेरिकल्चर। हमने सिल्क के हीरो बॉम्बिक्स मोरी की लाइफ साइकिल के 4 स्टेजेस समझे, एग, लार्वा, प्यूपा, अडल्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट गिव रीजन जाना कि कुकून्स को बॉयल क्यों करते हैं, टू गेट अ सिंगल लॉन्ग अनब्रोकन थ्रेड। बच्चों, इस स्लाइड पर जो ये 4 क्वेश्चंस हैं, ये इस पार्ट के सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस हैं। इनको अपनी नोटबुक में जरूर प्रैक्टिस करना। अगर आपने आज की क्लास ध्यान से सुनी है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन सब का आंसर बहुत आराम से दे सकते हो। तो देखा आपने कैसे बायोटेक्नोलॉजी खेती से लेकर दूध, अंडे और यहां तक कि कपड़ों तक हमारी लाइफ के हर हिस्से को बेहतर बना रही है। कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग। This lesson was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity. Like, share, subscribe, and press the bell icon for further notifications.